उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। प्रियंका आज लखनऊ में पार्टी के दफ्तर पर पहुंची। यहां उन्होंने सलाहकार और रणनीति कमेटी की बैठक ली। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चुनावी कार्यक्रमों पर और रणनीति पर जोरदार मंथन हुआ। चुनावों को देखते हुए कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो यह यात्रा कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से होगी। यह प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर चलेगी। यह सभी कस्बों और बड़े गांवों से होकर गुजरेगी। इसके अलावा यूपी में कांग्रेस प्रोफेशनल तरीके से कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें कैंडिडेट को उनकी क्षमता और जनता में लोकप्रियता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारने के लिए कांग्रेस ए, बी, सी और डी कैटेगरी की लिस्ट बनाएगी। 403 सदस्यीय विधानसभा सीटों में 2017 के यूपी चुनावों में कांग्रेस को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी थी। 2017 में कांग्रेस ने केवल 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली संसदीय सीट को बरकरार रखने में सफल रही थी, लेकिन गांधी परिवार ने अमेठी गढ़ को खो दिया था। यूपी में एक बार फिर विधानसभा चुनाव का दंगल सजा है, लिहाजा इस बार कांग्रेस ने प्रियंका पर दांव खेला है। प्रियंका लंबे समय से प्रदेश सरकार पर हमलावर है। वार पलटवार के बीच प्रियंका कांग्रेस का अस्तित्व भी बचाने में भी जुटी है। प्रियंका लखनऊ में है तो ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। प्रियंका यूपी आई है तो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिलने वाली है। प्रियंका अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। गाँव से लेकर शहरों तक वो लगातार रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2022 के चुनाव तक प्रियंका पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती दे पाती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और आज उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आके मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जिस तरह का भाईचारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, भाजपा और आरएसएस उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जय माता दी से की। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी जय माता दी के नारे लगवाए। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर वार किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी और संघ भाईचारे की भावना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को चोट लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी कश्मीर जाकर अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राज्य में जब विधानसभा के चुनाव हो तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान का हिस्सा बन सके। राहुल ने बीजेपी पर वार किया, खुद को कश्मीर पंडित बताया तो बीजेपी भी भड़क गई। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लेकिन अगले साल के होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनावों को देख के लगता है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आएंगे और बीजेपी की भी इसमें प्रतिक्रिया आएगी। पश्चिम बंगाल में खेला हुबे का नारा एक बार फिर से गूंजने लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इस सीट से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो हारती हैं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है और इसलिए बीजेपी भी उनको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ममता बनर्जी ने उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। ममता अलीपुर से पर्चा दाखिल करने पहुंची थी। नामांकन भरने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खेला हुबे के नारे लगाए। भवानीपुर सीट पर बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट से बीजेपी की तरफ से किसी सीनियर नेता को उतारे जाने की भी खबरें थी, लेकिन पार्टी ने महिला कार्ड पर ही भरोसा किया। प्रियंका ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी और 6 साल बाद 2020 में इन्हें बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रियंका बीजेपी से पहले भी विधानसभा की उम्मीदवार रह चुकी हैं। प्रियंका टिब्रेवाल पेशे से वकील हैं। वो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में एंटली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें टीएमसी की स्वर्ण कमल साहा से हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका ने 2015 में बीजेपी के टिकट पर म्युनिसिपल काउंसिल का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यहां पर भी टीएमसी उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में
किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया, यानी उपचुनाव से किनारा कर लिया है। इस सीट पर सियासी बिसात बीत चुकी है। भवानीपुर सीट न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि बीजेपी जहां पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार में ममता दीदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, वहीं ममता दीदी इस सीट को जीतकर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने की कोशिश करती नजर आएगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्ला सालेह की हत्या कर दी। तालिबान के सूत्रों ने बताया कि पंजशीर की घाटी में रोहुल्ला सालेह की हत्या कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि रोहुल्ला को तालिबानियों ने यातनाएं देने के बाद हत्या कर दी। तालिबानियों ने सालेह को पहले कोड़ों और बिजली के तारों से पीटा, उसके बाद गला काट दिया। बाद में तड़पते हुए सालेह पर दनादन गोलियां बरसा दी। तालिबान ने पंजशीर के उस जगह की तस्वीर भी जारी की है जहां से कुछ दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने वीडियो जारी किया था। अमरुल्लाह सालेह ने तब एक वीडियो जारी कर तालिबान के दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे पंजशीर में ही मौजूद हैं और मरते दम तक यहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि रोहुल्ला सालेह पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में थे। तालिबानियों को इसकी खबर लग गई और तालिबानियों ने उन्हें घेर कर यातनाएं देकर मार डाला। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला रहे बीकानेर दौरे पर। यहां के सैटेलाइट हॉस्पिटल में बनने वाले कोविड वार्ड का शिलान्यास किया। करीब 1.5 करोड़ की लागत से ये वार्ड बनेगा। CSR के तहत इसको पैसा उपलब्ध करवाया गया है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि इससे सैटेलाइट हॉस्पिटल की सुविधाएं स्ट्रेंथन होंगी और यदि तीसरी वेव की चुनौती आती भी है तो लोगों को फायदा मिलेगा। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने सर्किट हाउस में भी समय बिताया। यहाँ एक लंबे समय से चल रहे प्रकरण के मामले में ऊर्जा मंत्री का हस्तक्षेप काम आया और आखिर सुलह हो गई। दरअसल एक पार्षद पति की मौत हुई थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा बरप रहा था और निजी कंपनी पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन आज निजी कंपनी के अधिकारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी गई। 9 लाख रुपए का मुआवजे के साथ साथ ये भी कहा गया है कि कंपनी जो मृतक है उसके परिजन को नौकरी देगी। तो कहा जा सकता है कि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई और बात से बात बन गई कहीं ना कहीं। हालांकि ये बात सही है कि जो व्यक्ति चला गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिजन भी इस बात पर सहमत हो गए कि मुआवजे के साथ साथ नौकरी दी जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नागौर जिले के दौरे पर है। आज कुचामन में गहलोत सरकार पर जमकर बोला हमला। नागौर के कुचामन सिटी में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार को चुना था और जनता को उम्मीदें थी, लेकिन आज वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। जो वादे किए गए थे वो आज भी अधूरे हैं, सिर्फ आंकड़ों के जाल बताए जा रहे हैं। मंत्री से लेकर सरकार के मुखिया प्रतिशत ही बता रहे हैं। वहीं मीडिया के एक सवाल में उन्होंने कहा कि आरपीएस वीडियो वायरल मामले या फिर कानून व्यवस्था के मामले में गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार का इकबाल खत्म होते जा रहा है। सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस अधिकारियों पर भी पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामले दर्ज हो रहे हैं। बजरी माफिया पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं। राजस्थान में कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के दिए गए एक बयान के बारे में उन्हें नसीहत जरूर दी है। प्रदेश में आगामी 2 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी, ये कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का। दिल्ली मुंबई हाईवे नंबर 48 पर रिजवा घाटी के पास कल देर रात हुई एसीबी की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग के जाब्ते से करीब 1,11,400 रुपए बरामद हुए थे। लंबी पूछताछ के बाद आज एसीबी ने तीनों को एसीबी कोर्ट उदयपुर में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। एंटी करप्शन उदयपुर के डीएसपी हरम जोशी ने बताया कि गुरुवार को कुछ ट्रक चालकों ने उदयपुर एसी ऑफिस में शिकायत की थी कि दिल्ली मुंबई के बीच चलते हैं और उदयपुर से बिच्छीवाड़ा के बीच परिवहन विभाग की ओर से अवैध वसूली की जा रही है। ट्रक चालकों की रिपोर्ट पर उदयपुर एसीबी की टीम ने कल रात को जाल बिछाया और 200-200 रुपए कर देकर इन ट्रकों में ही बैठ गए। बोखला के पास रिजवा घाटी पर पहुंचे तो परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर व गार्ड 2 ट्रक चालकों को 200-200 रुपए लिए।
इसके बाद पीछे से आ रही एसीबी के डीएसपी अरुण जोशी ने वसूली करे परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद तौसीफ, गार्ड बंशीलाल, निजी चालक राकेश मीणा को गिरफ्तार किया था। जबकि एसीबी की कार्रवाई होते ही परिवहन विभाग का गार्ड इशाक मोहम्मद मौके से फरार हो गया। एसीबी की टीम ने गार्ड की तलाशी ली तो ट्रक चालकों से वसूले गए 200 रुपए बरामद किए। एसीबी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से कुल 1,11,400 रुपए की राशि बरामद की है। बहरहाल ट्रक चालकों की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई भी की और आरोपी धरे गए, साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरा मामला विभागीय लड़ाई का है। डूंगरपुर में डीटीओ की पोस्ट वर्तमान में खाली है और डूंगरपुर डीटीओ का चार्ज किसे दिए जाए, इसे लेकर विभाग में कुछ खींचतान भी चल रही है।